जैसे जैसे हम मणिकर्णिका के पाठन में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही ये आत्मकथा रोचक तथ्य और चौंका देने वाले मोड़ हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। इसी बाबत पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि किस प्रकार तुलसीराम जी नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि आखिर ये शुरुआत कहां से हुई। इस बाबत वे अपने दोस्त शेखर मुखोपाध्याय से पूछते हैं और उसके बाद शेखर मुखोपाध्याय पूरे नक्सलवादी आंदोलन के मूल को उनके सामने, उसके इतिहास को रख देते हैं। और यही सब बातें लेकर जब वे बनारस वापस पहुंचते हैं और अपने दोस्त गोरख पांडे जी से इस बाबत बात करते हैं, तो गोरख पांडे जी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर तुलसीराम जी इस बात का जिक्र करना नहीं भूले कि आंदोलन के चलते पुस्तकालयों को जलाया जाना उन्हें उचित नहीं लगता, क्योंकि पुस्तकालयों को वे ज्ञान का भंडार मानते हैं और बचपन से ही वे एक ही सपना लेकर बड़े हैं कि पढ़ना है, और पढ़ाई लिखाई के लिए पुस्तकालयों का होना अति आवश्यक है। तो अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। सहमति असहमति के बीच जूझता हुआ मैं हथियारबंद क्रांति को ही उचित मानने लगा था। अंतोतगत्वा वह दिन हमारे सामने आ धमका जब वकील राम नरेश सिंह के कहने पर 1917 की रूसी अक्टूबर क्रांति यानी 7 नवंबर 1969 को 12 बजे रात में हमारा नक्सलबाड़ी ग्रुप BHU के एम्फी थिएटर मैदान में मिला। इस ग्रुप में राम नरेश सिंह के अलावा गोरख पांडे, गिरीश सिंह, साइंस कॉलेज के कुणाल घोष तथा स्वयं मैं शामिल थे। राम नरेश सिंह ने हमें निर्देश दिया कि हम सभी लोग अकेले अकेले विभिन्न दिशा से एम्फी थिएटर पहुंचे, क्योंकि यह एक क्रांतिकारी मिशन था, इसलिए इसकी गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी था। अतः उनके निर्देशानुसार हम पांचों व्यक्ति अलग अलग दिशा से चलकर ठीक समय पर वहां पहुंचे। एम्फी थिएटर की अर्धचंद्राकार छाजन के नीचे चक्रदार सीढ़ियों के बीच ऊपर की तरफ हम बैठ गए। सबसे पहले राम नरेश सिंह बोले कि हम बहुत धीमे स्वर में बात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है जब हम भारत में क्रांति के लिए अपना जीवन अर्पित कर दें। इसके लिए एक संगठन बहुत जरूरी है। उन्होंने हमसे नाम सुझाने को कहा। उस धीमी बहस के बाद राम नरेश ने सुझाया कि संगठन का नाम नेशनल प्रोग्रेसिव स्टूडेंट यूनियन यानी कि NPSU रखना चाहिए। हम सभी इस पर राजी हो गए। इस पर उन्होंने कहा कि रूस में जब भी पार्टी बनी तो उसमें भी 5-6 आदमी ही शामिल थे, अतः हम भी जी जान से लग जाएं तो क्रांति बिल्कुल संभव हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि हमारे भारतीय इतिहास में इस तरह की कोई भी युवा क्रांति का कभी जिक्र मिला है। इसकी सबसे बड़ी वजह शायद जातिवाद होगी, क्योंकि जहां दूसरे देशों में युवा क्रांति का मतलब होता है सरकार का तख्ता पलट देना, वहीं हमारे भारतीय संदर्भों में युवा क्रांति का मतलब महज मस्जिद ढाकर मंदिर बनवा देने तक ही सीमित रहता है। तो यह एक दुखद स्थिति है। वकील साहब ने यह भी सुझाया कि हम आगे अपने गुप्त नाम से जाने जाएंगे। वे हर एक को गुप्त नाम पूछने लगे। गोरख ने अपना नाम रहीम बताया और मैंने कबीर। बाकी लोग क्या बताए मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये एक्सेप्शनल कंडीशन है जब उन्हें याद नहीं आया कि बाकी लोगों ने अपने नाम क्या बताए। अदरवाइज तुलसीराम जी हमेशा हमें हैरत में डालते रहे हैं अपने गजब की याददाश्त के चलते। इन अलग अलग नामों के निर्धारित होने पर हम करीब 1:30 बजे रात को अपने निवास पर चले गए। उस रात गोरख पांडे मेरे पास कैलाश भवन में रुक गए। इस तरह शुरू हुआ हमारा नक्सलबाड़ी अभियान। उन दिनों जब मैं आदतन गोरख को गोरख या पांडे जी कहकर संबोधित कर देता तो वे बिगड़कर बोलते, आप शपथ का उल्लंघन करके क्रांति विरोधी काम कर रहे हैं, अतः आप मुझे रहीम के नाम से संबोधित किया करिए। मेरे सामने उन्होंने विकट समस्या पैदा कर दी थी। लाख कोशिश करने पर भी मैं रहीम नहीं कह पाता था। इसके अलावा जब भी वे किसी से बात पर असहमत होते तो फटाक से बोल पड़ते, यह क्रांति विरोधी बात है। गोरख पांडे विचारों में बहुत कट्टर थे, तो यहाँ पर जो उनके कट्टरपन है वे हठधर्मिता की श्रेणी में आ जाता है। तो जैसे कि गोरख पांडे वे मशहूर थे क्योंकि उनके सर्कल में काफी सारे दलित दोस्त थे, जिसके चलते वे मशहूर हो गए थे
अपनी विचारधारा की वजह से, और हर कोई उन्हें गोरख पाणे के नाम से ही जानता होगा। और यहां पर अगर तुलसी राम जी उन्हें रहीम कहते तो यकीनन लोग पूछते कि आखिर गोरख पाणे को रहीम कहने का क्या मतलब है, और वो भी वहां जहां सांप्रदायिक तत्वों की कमी नहीं है। तो इस तरह उन पर शक करना शुरू हो जाता। तो यहां पर गोरख पाणे जी की हठ धर्मिता जो है वो एक छोटे बच्चे की जिद से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगा था कि वे मच्छी का स्थान है, मच्छी का वाले मार्ग पर चल रहे हों। ऐसे ही हमारा समय बीतता रहा। मध्य अक्टूबर 1969 में कलकत्ता से लौटने के करीब 20 दिन बाद एक मोटा सा बंडल डाकिया लेकर आया। यह वह बुक पोस्ट थी। जब वह बंडल को खोला तो पाया कि उसमें लिबरेशन की 5 कॉपियां थी। 5 में सबसे ऊपर वाली लिबरेशन की एक छोटी सी चिट पर लिखा था, कॉमरेड, इन्हें सर्कुलेशन द्वारा पढ़वाइएगा। चिट पर किसी का नाम नहीं था, किंतु मैंने मान लिया कि इस चिट को सुशीतल राय चौधरी ने ही लिखा या लिखवाया होगा। लिबरेशन की नई कॉपियां पाकर मैं बेहद खुश हुआ। इसलिए हुआ कि अब मेरा बंगाल के क्रांतिकारियों से गहरा संबंध स्थापित हो गया था। उसकी एक कॉपी लेकर मैं गोरख पाणे के 80 वाले कमरे पर गया। लिबरेशन का नया अंक देखकर वे सूची पढ़ने लगे। पूरी सूची पढ़ने के बाद वे मुझसे भावुक होकर बोले, भाई साहब, अगली बार हमें भी अपने साथ कलकत्ता ले चलिएगा। बिल्कुल नहीं चलूंगा। ऐसा कहकर मैं बोला कि कलकत्ता से मैंडेट आया है कि लिबरेशन को सर्कुलेशन द्वारा पढ़वाया जाए, अतः स्वयं पढ़कर इसे आगे बढ़ा दीजिएगा। गोरख पाणे को शुरू से लेकर अंत तक, जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आत्महत्या की, तो ये भी एक चौंका देने वाला तथ्य है हमारे लिए। मैंने पाया कि वे बेहद बेतरतीब व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। एक किताब को अपने कमरे के किसी कोने में जमीन पर फेंक देते तो दूसरी को किसी अन्य कोने में। अखबार का एक एक पन्ना ऐसे बिखरा पड़ा रहता था जैसे होलिका दहन के लिए कोई सामग्री पड़ी हो। उनकी इस स्वाभाविक आदत के चलते मैंने कहा कि पढ़ने के बाद लिबरेशन को आगे बढ़ा दीजिएगा। जहां तक मैंडेट वाली अवधारणा का सवाल है, वह दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़ा सिद्धांत है। जब वो पार्टी किसी बात को जबरन अपने कैडरों पर लादना चाहती है तो वह मैंडेट का इस्तेमाल करती है। इसका सीधा अर्थ होता है कि वह बात भले ही पसंद ना हो, किंतु उसे मानना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को वे बताते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, और साथ साथ उसके पीछे संदर्भों या उसका मतलब भी बताते हुए चलते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा डिक्शनरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, रेफरेंसेस के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुलसी राम जी अपनी आत्मकथा में ही प्रस्तुत कर रहे हैं। तो किस प्रकार मैंडेट जो है वो पूरी दुनिया भर के कम्युनिस्टों की भाषा में शुमार है, और मैंडेट का मतलब किसी भी देश में आप बोलें तो उसका एक ही मतलब है कि जबरन थोपे जाने वाले विचार आपके ऊपर। इस संदर्भ में गोरख पाणे अपने आप में एक मैंडेट हुआ करते थे। वे किसी को कोई मार्क, लेनिन या माओवादी सिद्धांत बताते और वे उसे मानने के लिए तैयार नहीं होता तो वे बड़े आक्रोश से बोल पड़ते, यदि आप मूर्ख हैं तो पुस्तक पढ़िए और अपनी मूर्खता दूर कीजिए। उनके इस जुमले के बीएचयू के अनेक छात्र शिकार हो चुके थे। इस बीच एनपीएसयू की गतिविधियों में कोई खास विकास नहीं हो पाया था। हम पांचों कभी कभी मिल लिया करते थे, किंतु यह संख्या बढ़ नहीं सकी थी। इंजीनियरिंग कॉलेज का एक मेधावी छात्र सत्रजीत मजूमदार था, जिसका लिखा हुआ सुअर बाड़ा नामक एक नाटक हमारे सर्कल में बहुत बहुचर्चित हुआ था। इसका कारण यह था कि उस समय नक्सलवादियों द्वारा चुनाव बहिष्कार का अभियान जारी था। इस पृष्ठभूमि में लेनिन ने सन 1905 में रशियन जार निकोलस द्वारा नई स्थापित दूमा अर्थात संसद के चुनावों का बहिष्कार करने का नारा दिया था। उस समय उन्होंने दूमा को पिगस्टी यानी सुअर बाड़ा कहा था। तो यहाँ नई शब्दावली अगेन परिचित करवाते हैं और साथ साथ उसका मतलब संदर्भों सहित समझाते चलते हैं, जिससे कि हम विश्व की राजनीति को भी समझें और उसका किस तरह इंपैक्ट हमारे राजनीति पर पड़ रहा है। तो लेनिन ने 1905 में जो बात कही उसका यहां पर नॉवल के रूप में लिखा गया सुअर बाड़ा।
सत्यजीत ने लेनिन के उस विश्लेषण पर आधारित अपना नाटक लिखा था। वह माओवाद में गहन रुचि रखता था, किंतु अत्यंत अभिजात होने के कारण व्यावहारिक गतिविधियों में कभी नहीं उतरा। एलीट क्लास। इसके अलावा सोनारपुरा के सलिल मुखर्जी एवं विभाष दास नक्सलवादी थे। सलिल सिंचाई विभाग के में क्लर्क थे तथा विभाष एक बहुत अच्छे कलाकार पेंटर थे। बनारस शहर के ही कंचन मुखर्जी थे जो नक्सलवाद तो थे, किंतु गुरुबाग नामक मार्केट में सिर्फ 15 वर्ष तक की युवतियों के लिए परिधान की दुकान खोलकर उनमें दिन भर बैठने लगे थे। दुकान पर एक बोर्ड भी टंगा हुआ था जिस पर साफ साफ अंकित था, केवल 18 वर्ष तक की युवतियों के लिए। माफ कीजिएगा, मेरे अभी भी गले में ठीक नहीं है, आवाज, नाक बंद है तो नाक से बोलने की आवाज ज्यादा आती है, जिसकी वजह से कुछ शब्दों की हो सकता है ठीक से क्लैरिटी आप तक ना पहुंच पा रही हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कवि धूमिल से जब भी हमारी मुलाकात होती, कंचन मुखर्जी का नाम आते ही वे कहने लगते, क्या बात कर रहे हैं, वह तो चोली चोली कहते हुए माओ माओ चिल्लाने लगता है। लोग बताते थे कि कंचन के बड़े भाई भारतीय गुप्तचर विभाग में कोई अधिकारी थे। कंचन कभी कभी अमेरिका भी हो आते थे, अतः बनारस का नक्सलवादी सर्कल उन्हें शंका की दृष्टि से देखता था। चाहे जो भी हो, बाद में चलकर वे आंध्र प्रदेश में पीपल्स वार ग्रुप के काफी नजदीक हो गए थे। आंध्र प्रदेश के लोकप्रिय नक्सलवादी लोक गायक गद्दर एक बार जेएनयू में अपना गीत प्रस्तुत करने आए। यह घटना 2005 की है। इसके पहले कि गद्दर अपनी विचित्र शैली यानी पैरों में घुंघरू बांधे तथा हाथ में डफली लिए लोकगीत सुनावे, मैंने देखा कि कंचन मुखर्जी कंधे पर झोला टांगे खड़े होकर बंगाल के किसी क्रांतिकारी की पुलिस द्वारा की गई हत्या का बखान कर रहे थे। कोई 35 साल बाद उन्हें देखकर मैं अचंभित रह गया था, किंतु उनसे मैं मिल नहीं पाया। इस कार्यक्रम में क्रांतिकारी कवि वरवर राव भी आए थे। जहां तक अक्टूबर 1969 में कलकत्ता से बनारस लौटकर लिबरेशन को सर्कुलेशन द्वारा पढ़वाने का सवाल था, मैं एनपीएसयू की स्थापना के बाद 2 कॉपियां लेकर आजमगढ़ चला गया था। वहां मुझे सुखनंदन राम के साथ इंद्रसेन सिंह मिले। दूसरे ही दिन मैंने उन्हें लिबरेशन सौंप दिया। इंद्रसेन सरदहा बाजार के पास भीलमपुर गांव के एक जमींदार थे, किंतु बहुत सच्चे कम्युनिस्ट थे। इससे कुछ माह पूर्व वे अपने गांव ले गए थे। मैं उनके घर में 3 दिन रहा। वह गांव बड़े दबंग क्षत्रियों वाला गांव था, इसलिए छुआछात जातिवाद का बड़ा बोलबाला था। अतः इंद्रसेन के घर जो भी गांव वाला क्षत्रिय मिलता, उससे मेरा परिचय देते हुए वे कहते कि बनारस के पंडित जी हमारे मित्र हैं। वे मुझे हमेशा वहां पंडित जी कहकर ही संबोधित करते थे। उन दिनों चारू मजूमदार, जो स्थापना के समय ही CPIML के जनरल सेक्रेटरी बन चुके थे, उनका एक सर्कुलर काफी चर्चा में था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि किसी को पार्टी की सदस्यता लेनी है तो उसे एक वर्ग दुश्मन का सफाया करना यानी एनिहिलेशन ऑफ क्लास एनिमी आवश्यक है। तो जिस तरह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है जाति का विनाश, वैसे ही एनिहिलेशन ऑफ क्लास वर्ग का विनाश। तो यहां पर वर्ग दुश्मन उन्होंने किसी जमींदार या किसी एलीट को जो नक्सलवादी के खिलाफ हो, उसका खून करने को उकसा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपके लिए पंक्तियां दोबारा पढ़ देती हूं। उन दिनों चारू मजूमदार, जो स्थापना के समय से ही CPIML के जनरल सेक्रेटरी बन चुके थे, उनका एक सर्कुलर बड़ी चर्चा में था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि किसी को पार्टी की सदस्यता लेनी है तो उसे एक वर्ग दुश्मन का सफाया आवश्यक करना पड़ेगा। ये सफाया आग्नेय अस्त्रों से नहीं बल्कि घरेलू हथियारों से होना चाहिए, जैसे हंसिया, खुरपी, चाकू, फावड़ा तथा कुदाल आदि हथियारों से। उनका यह भी तर्क था कि इन घरेलू हथियारों से सफाया करने के लिए वर्ग दुश्मन के बहुत नजदीक जाना होता है, जिससे उसके साहसी होने का प्रमाण मिलेगा, जबकि पिस्टल, बंदूक आदि का इस्तेमाल बहुत दूर से किया जाता है, अतः उससे साहस का परिचय नहीं मिलता। हम सभी एक वर्ग दुश्मन के सफाए का भूत सवार था हम सभी पर। तो सीधा सीधा मर्डर करने के लिए वे कह रहे हैं। मेरे लिहाज से तो ये उकसाने जैसी बात है। और वे भी
बंदूक से नहीं, दूर से मारने वाली चीजों से नहीं, पास जाकर उसके लिए स्पेसिफिकली दिया है कि हसिया हो, खुरपी हो, चाकू हो, इस तरह के हथियारों से, जिससे कि साहस झलकता हो, कि आप में साहस है किसी को पास जाकर मारने का। तो मैं समझती हूँ बहादुरी और बेवकूफी में बहुत थोड़ा अंतर होता है, जो यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भीलमपुर के पश्चिम में कई मील दूर तराई क्षेत्र का एक गांव था, जिसमें एक खूंखार गुंडे का बड़ा आतंक था। गुंडे का सगा भतीजा नक्सलवादियों का समर्थक था। उसकी सलाह पर हमने सफाया करने का निर्णय लिया, अर्थात उस गुंडे का सफाया करेंगे। मतलब जो भतीजा है वो अपने चाचा को ही मारेगा। वह दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा। 11 नवंबर 1969 का दिन था। आजमगढ़ के अंबेडकर हॉस्टल में हमारे साथ रहने वाले सत्यराम प्राइमरी स्कूल के अध्यापक, लॉटन मास्टर तथा मैं स्वयं इंद्रसेन सिंह के साथ तराई क्षेत्र के उस गांव में रात के समय पैदल चलकर पहुंचे। गांव के पास ही एक बड़े क्षेत्र में अरहर की घनी फसल खड़ी थी। उसके बीच एक कुआं तथा झोपड़ी थी, जिसका मालिक उस गुंडे का भतीजा था। वहीं हमें वहां से ले गया। रात में वहां चारों तरफ फसल के चलते कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम मुर्दैया की साए साए करती हुई अंधेरी रात जान पड़ती थी। भतीजा उस झोपड़ी में सबके लिए खाना पकाने लगा। बाकी हम चारों कुएं की मिट्टी वाली जगह पर बैठकर विचार करने लगे। तय हुआ कि उसी झोपड़ी में रहकर इंद्रसेन सिंह तथा मैं निगरानी के साथ इंतजार करेंगे और सफाया का काम सत्यराम और लॉटन मास्टर करेंगे। सफाया के बाद उसके लौटने पर हम सभी रात में ही पैदल चलकर करीब 25 मील दूर आजमगढ़ भाग जाएंगे। खाना खाते खाते रात के 12 बज चुके थे। सफाया करने की तैयारी होने लगी। हम सबके सामने चारू मजूमदार का वह मैंडेट था, इसीलिए सत्यराम के हाथ में एक लंबा छुरा था। तो मैं नहीं समझती कि जबरदस्ती थोपा गया मैंडेट कोई बहुत अच्छी चीज है, वो भी जब वे किसी को मारने के लिए उकसा रहे हैं बेमतलब, सिर्फ सदस्यता हासिल करने के लिए पार्टी की। हम सबके सामने चारू मजूमदार का वह मैंडेट था, इसीलिए सत्यराम के हाथ में एक लंबा छुरा था तथा लॉटन के हाथ में डंडे वाली गणासी। लॉटन गणासी को एक पत्थर पर रगड़कर धारदार बनाने लगा। गणासी से कर कर की आवाजें निकलने लगी। मुझे एकदम भयभीत करने लगी। मन में ऐसा ख्याल आता था कि मैं वहां से तुरंत भाग जाऊं। उस घने अरहर के खेतों के बीच कल्पना में बार बार गौतम बुद्ध की छवि मेरे सामने उभरने लगी। सोचने लगा कि बुद्ध न सिर्फ मानव बल्कि जानवरों की भी हत्या के विरुद्ध हमेशा अपने उपदेश दिया करते थे, और मैं उनके उपदेशों का उल्लंघन करने उन अरहर के खेतों में जा पहुंचा तो यहां भी अभी तक भी उनके विचारों में मंथन चल रहा है। वे नक्सलवादी आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रभावित तो हैं, लेकिन नर हत्या करने के शायद पक्ष में नहीं है। मुझे बार बार हिंसा के विरुद्ध बुद्ध का वह नियम याद आता, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी जीव को कोई भले ना मारे, किंतु वह किसी के द्वारा मारते हुए देखे तो वह भी हिंसा का दोषी है। यहां तक कि मारे जाने वाले जीव के चिल्लाने वाली आवाज को सुनना भी हिंसा है। बुद्ध के इन वचनों को याद कर मैं अपराध बोध से एकदम घबरा गया। इस बीच रात का लगभग 1 बज चुका था। गुंडे का भतीजा सत्यराम तथा लॉटन मास्टर को लेकर चाचा के घर चला गया। चाचा अपने 5-6 साल के बेटे के साथ दालान में सोया था। ऐसा देखकर वे लोग अरहर के खेत में हमारे पास सलाह करने के लिए वापस आ गए। वे कहने लगे कि गुंडे का सफाया करते हुए उसके बच्चे की भी जान चली जाएगी, अतः क्या किया जाए। ऐसा सुनकर मैंने तुरंत कहा, नहीं, आखिर उस बच्चे का क्या दोष जिससे उसकी जान चली जाए। इंद्रसेन का भी यही मत था, अतः सफाया वाला अभियान तुरंत समाप्त हो गया। उस रात मैंने बहुत राहत की सांस ली थी। सोचिए, यदि वाकई वहां बच्चा ना होता और मर्डर करने पर कर दिया जाता, जो भतीजा था वह अपने चाचा का मर्डर कर देता, तब क्या बीतती तुलसीराम जी पर। पूरा जीवन, पूरा करियर चौपट हो सकता था। बाकी रात हम उसी अरहर के खेत में सोए रहे। सवेरा होने पर मैंने देखा कि लॉटन मास्टर अपने दाएं हाथ में एक ब्लेड चिपकाकर पानी से अपनी दाढ़ी बनाने लगा है। उसका हाथ ही रेजर के डंडे का काम कर रहा था। शायद दुनिया के वे पहले व्यक्ति थे जो इस तरह दाढ़ी मूछ बना रहे थे, वह भी बिना शीशे के। हम शीघ्र ही वहां से
सरदहा बाजार तक पैदल गए और फिर एकता पकड़कर आजमगढ़ चले गए। वास्तव में इस सफाया अभियान का निर्णय सुखनंदन राम के साथ आजमगढ़ में ही मैंने ले लिया था। इस अभियान की सफलता के बाद हमने कभी भी वैसा करने का प्रयास नहीं किया। असफलता के बाद हमने कभी भी वैसा करने का प्रयास नहीं किया। अतः बुद्ध की अहिंसा जीत गई और वर्ग दुश्मन का सफाया वाली राजनीति से हमेशा के लिए मैंने संन्यास ले लिया। उस अरहर के खेत में इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देने की प्रक्रिया के दौरान मुझे पहली बार गहराई से अनुभूति हुई कि नक्सलवादियों का यह रास्ता बिल्कुल गलत है। शुरुआत में ही वे कहते हैं, हमने पढ़ा कि उन्हें यह रास्ता क्रांति का सही लगने लगता है, लेकिन अब उनके विचार बदलने लगे हैं। मात्र 1 महीने पहले शेखर मुखोपाध्याय, सुशीतल राय चौधरी, बूढ़ोदा तथा जय नारायण कुनबी आदि से मिलने के बाद जो नक्सलबाड़ी का भूत मेरे ऊपर सवार था, वह यकायक धराशायी हो गया। आजमगढ़ से बनारस लौटकर मैं एक दुविधा का शिकार हो गया। मुझे ऐसा लगता कि मानो मैं 2 घोड़ों पर एक साथ सवारी कर रहा हूं। कौन घोड़ा आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा, बिल्कुल अनिश्चित हो गया था। जब मैंने गोरख पाणे को सारी घटना बताई तो उन्होंने कहा, आप सभी संशोधनवाद का शिकार हो गए हैं। कम्युनिस्ट शब्दावली में संशोधनवाद का मतलब होता है क्रांति के मार्ग से भटक जाना। संशोधनवाद एक और नया शब्द, एक और नई शब्दावली जुड़ गई हमारे मेमोरी में। तो इससे पता चलता है कि वैचारिक मंथन लगातार चलता है। आप जिस बात पे शुरू में सहमत हो, ये कोई जरूरी नहीं कि विचार मंथन के बाद उस पर आप टिके रह सके। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपने आवेश में आकर जो पहले निर्णय लिया था वह सही नहीं है, और विचार मंथन शांति से सोचने के बाद अब आपको वो डिसीजन गलत लग रहा हो। तो इसीलिए लगातार विचारों को मथना चाहिए। यह सब चल ही रहा था कि जनवरी 1970 के प्रथम सप्ताह में लिबरेशन के नए 5 कॉपियां पोस्ट बुक द्वारा मुझे प्राप्त हुई। मैं सर्कुलेशन द्वारा इन कॉपियों को बनारस तथा आजमगढ़ के साथियों को पढ़ने के लिए दिया करता था। मतलब यहां तक तुलसीराम जी को परहेज नहीं है कि चीजें सर्कुलेशन में आगे बढ़े, लोग इस विचार को जाने कि आखिर इस क्रांति के पीछे वजह क्या है, उसका समर्थन करें। लेकिन नर हत्या के वे विरुद्ध थे, या किसी भी हत्या के। सुशीतल राय चौधरी के वादे के अनुसार इन पत्रिकाओं की 5-5 कॉपियां हर महीने मुझे मिलती रहीं, किंतु गोरख पाणे के अनुसार संशोधनवाद का शिकार हो जाने के कारण मैंने कोई चिट्ठी ना तो शेखर मुखोपाध्याय को लिखी और ना ही सुशीतल राय चौधरी को। उन दिनों मेरे लिए हरदम निराशा वाली स्थिति थी। एक बीच चारू मजूमदार द्वारा लिखा एक बड़ा सा लेख लिबरेशन में पड़ा। उस समय तेलंगाना के श्रीकाकुलम जिले में वर्ग दुश्मन के सफाई का अभियान अपनी चरम सीमा पर था, जबकि 1969 के आते आते नक्सलबाड़ी क्षेत्र बिल्कुल शांत पड़ गया था। चारू मजूमदार भूमिगत थे, इसलिए गुप्त रूप से वे श्रीकाकुलम गए थे। तो यहाँ पर सिर्फ उस इलाके का ही, उस क्षेत्र का ही ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि पूरे देश में इस एक क्षेत्र की वजह से जो घटनाएं घट रही हैं उसका भी ब्यौरा हमारे सामने वे प्रस्तुत करते हैं। तो एक अच्छा मौका मुझे लगता है हम लोगों के हाथ आया है अपने ही देश के कुछ समय पहले के इतिहास को जानने का। उस लेख में उन्होंने लिखा था कि जिले के बाथापुरम नामक गांव में क्रांतिकारियों ने एक जमींदार का सर काटकर हत्या कर दी तथा उसके धड़ से बहते हुए खून में हाथ डुबोकर उसके मकान की दीवार पर नक्सलबाड़ी जिंदाबाद, चेयरमैन माओ से तुंग जिंदाबाद जैसे नारे लिख दिए थे। इतना ही नहीं, वे जमींदार के कटे सिर को उसके घर के ठीक सामने खड़े पेड़ से रस्से में बांधकर लटका दिए थे, ताकि उस इलाके के जमींदार डर कर क्रांति में बाधक न बने। इस घटना के उल्लेख के साथ चारू ने एक मैंडेट के रूप में लिखा था कि आगे सभी क्रांतिकारी बाथापुरम की ही तरह वर्ग दुश्मन का सफाया करके उसके खून से घर की दीवारों पर वैसे ही नारे लिखें तथा कटे सिर को पेड़ों से लटकाएं। जब दलित समाज के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, और बदले में यदि वही घटनाएं हम भी करने लगें तो ये गलत है। वैचारिक रूप से सक्षम होना मारकाट मचाने से बिल्कुल अलग बात है।
आगे पढ़ते हैं। इस घटना के उल्लेख के साथ चारू ने एक मैंडेट के रूप में लिखा था कि आगे सभी क्रांतिकारी बाथापुरम की ही तरह वर्ग दुश्मन का सफाया करके उसके खून से घर की दीवारों पर वैसे ही नारे लिखें तथा कटे सिर को पेड़ों से लटकाएं। इसे पढ़कर मैं एकदम दहल गया था। एक तरह से ये लेख मेरे कथित संशोधनवाद पर नहले पर दहला सिद्ध हुआ। यानी कि अभी तक जो संक्रमण की स्थिति में थे, विचारों के मंथन की स्थिति में थे, नहीं समझ आ रहा था सही क्या है गलत क्या है, अब इस तरह की घटना ने उनका जो मत था एकदम साफ कर दिया कि वे संशोधनवाद की स्थिति से बाहर आ गए हैं। अब उन्हें पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं हथियार बंद क्रांति के रास्ते से भटकता चला गया। मानव हिंसा का यह रूप मेरे लिए बिल्कुल असंभव बन गया। फिर भी मेरे मस्तिष्क में विरोधाभास भी उतर जाता और मैं प्रायः सोचने लगता कि यदि अन्य लोग ऐसी क्रांति को सफल बना दें तो मैं उसका स्वागत अवश्य करूंगा। मतलब एक अभी भी उनकी मनस्थिति डामाडोल वाली ही बनी हुई है कि वे खुद किसी को मार नहीं सकते और ना ही वे उस गुट का हिस्सा बन सकते हैं जो मारकाट मचाने जा रहा हो। हाँ, लेकिन इस मारकाट के चलते यदि क्रांति आती है तो वे उसका स्वागत करेंगे, पर खुद उस क्रांति मारकाट को करने आगे नहीं बढ़ेंगे। इस मनस्थिति से गुजरते हुए मैं लेनिन की लिखी 2 पुस्तकों को बार बार पढ़कर जानने की कोशिश करता कि आखिर क्रांति का असली मार्ग क्या है। ये पुस्तिकाएं थीं स्टेट एंड रेवोल्यूशन, राज्य और क्रांति, और लेफ्ट विंग कम्युनिज्म एंड इन्फेंटाइल डिसऑर्डर, उग्रवादी कम्युनिज्म एक बचकाना मर्ज। पहली पुस्तिका को पढ़कर ऐसा लगता था कि हथियारबंद क्रांति ही एकदम असली रास्ता है। वहीं दूसरी यानी लेफ्ट विंग कम्युनिज्म को पढ़कर लगता था कि क्रांति का उग्रवादी रास्ता बिल्कुल गलत है। उल्लेखनीय है कि 1917 की अक्टूबर क्रांति के शीघ्र बाद दुनिया के अनेक कम्युनिस्ट नेता रूस की नकल पर हथियारबंद क्रांति का नारा देने लगे थे। तो लेनिन के विचारों का ही यहाँ 2 अलग अलग पुस्तक है। पहली जो आई थी उसमें वे हथियारबंद क्रांति का समर्थन करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी पुस्तक में वे इस उग्रवादी जो विचारधारा है या जो उग्रवादी घटनाएं हैं उसका समर्थन नहीं करते। तो लगातार विचार मंथन से लेनिन ने भी इस चीज को सीखा होगा कि ये जो इतना खून खराबा है ये सही नहीं है किसी भी वर्ग, किसी भी देश के लिए। तो जैसे जैसे मैं कहूंगी कि व्यक्ति के विचार परिपक्व होने लगते हैं, उसका नजरिया परखने का, चीजों को सोचने समझने का भी बदलने लगता है। तो इसी के चलते ये जरूरी नहीं कि पहले आपके जो विचार हो, जो नजरिया हो, चीजों के परिपक्व हो जाने पर, मैच्योर हो जाने पर भी वही रहे। वे बदलता रहता है टाइम टू टाइम आपकी परिपक्वता के हिसाब से। उस समय 1920 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस मॉस्को में हुई थी, जिसका दुनिया के अनेक कम्युनिस्ट नेता शामिल हुए थे। भारत के M.N. राय भी वहां थे। लेनिन ने उक्त पुस्तिका को लिखकर वामपंथी उग्रवाद पर हमला बोला था। उन्होंने विश्व कम्युनिस्ट नेताओं को सीख देने के हिसाब से लेफ्ट विंग कम्युनिज्म की प्रतियां उनमें बंटवाई थी। यह पुस्तक मेरे लिए बहुत काम की सिद्ध हुई और मैं उग्रवाद से बचता चला गया। तो लगातार विचारों का मंथन होते रहना चाहिए। हम जो सोचते हैं ये जरूरी नहीं कि हमेशा सही ही हो, लेकिन लगातार अपने विचारों को मथने पर, इसीलिए पढ़ाई लिखाई का महत्व बहुत ज्यादा होता है। हम जिस तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं सिलसिलेवार, जितने लोगों को हम पढ़ते हैं उतने ज्यादा विचार हमें मिलते हैं मंथन करने के लिए, और उसको मथने के बाद जो विचार हमारे को भाता है या जो उभर कर आता है वही हमारी परिपक्वता होता है। तो इसीलिए लगातार मंथन करते रहें और आगे के एपिसोड्स भी सुनते रहें। आज का एपिसोड यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।